बहरहाल हमारा मौजू है बेटा आज का इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को उर्दू में इर्तिका कहते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इवोल्यूशन असल में फोकस करता है ऑन चेंज, तब्दीली, और इसका मफहूम ये है माहौल, दुनिया का, पूरे अर्थ का माहौल ग्रेजुअली इनविजिबली चेंज हो रहा है और उस चेंजिंग माहौल में जानदारों को भी उसी रफ्तार से चेंज होते हुए उसमें अडॉप्ट होते चले जाते हैं। अगर माहौल में तब्दीली ज़्यादा आ गई, जानदार उसमें अडॉप्ट नहीं हो सके तो ये सब मर जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में भी तब्दीली का सफ़र जारी है और ज़िंदगी सादगी से पेचीदगी की तरफ एक सफ़र में है। इस सफ़र को इवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन ज़रा तब्दीली पर गौर करें तो तब्दीली दो तरह से होती है। इंग्लिश में एक को कहते हैं इवोल्यूशन और दूसरी को कहते हैं रिवोल्यूशन। उर्दू में रिवोल्यूशन को तो इनकलाब कहते हैं और इवोल्यूशन को इर्तिका कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये है, तब्दीली तो आती है लेकिन जो रिवोल्यूशन या इनकलाबी तब्दीली है वो क्विक है, जल्दी आती है और प्लानिंग के तहत नहीं होती है। इसलिए इसके वापस होने का या नुकसानदेह होने का चांस ज़्यादा है इसमें। जबकि इवोल्यूशन बहुत स्लो है, इनविजिबल है, ये प्रोग्रेसिव है और ये स्टेप बाय स्टेप आती है, इसलिए नाप तोल करके आती है, इसलिए ये वापस नहीं होती। तो अब इवोल्यूशन यही बताता है। अब जो हमारे कोर्स में जो बातें हैं हम उस पर आ जाते हैं। इसके हिसाब से दो तीन हमारे इवेंट्स हैं जिनको मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहला इवेंट आपके इल्म में होगा, बिग बैंग थ्योरी है। ये थ्योरी का मतलब है यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड। मेजॉरिटी का ख्याल है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके के नतीजे में अर्थ वजूद में आई। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें, आपके बुखारी में आग जल रही है, लकड़ी जल रही है और अभी नहीं जल रही है, वो अलग मसला है। जब लकड़ी जल रही हो तो कोयला बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाता तो चटकता है और उससे चिंगारियाँ निकलती हैं। चिंगारियाँ मेन कोयले से दूर जाकर ठंडी होकर बैठ जाती। ऐसा ही एक धमाका हुआ है और उनमें से एक चिंगारी हमारी अर्थ थी और ये अर्थ उस सोर्स से जब दूर स्पेस में चली गई जहाँ का टेम्परेचर -273 से भी नीचे का था, बहुत ठंडा, वहाँ गई तो ये चिंगारी ठंडी होनी शुरू हुई। और ऐसा कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 अरब साल पहले ऐसा हुआ। और अब ये जो अर्थ है ये बाहर से ठंडी होना शुरू हुई। चिंगारी है ना, बाहर से ठंडी होना शुरू हुई। ठंडी होने का अमल भी करोड़ों अरबों साल तक जारी रहा और एक वक्त आया, इसमें क्या हुआ, दो इसके पार्ट्स बने। एक इसका कोर था और ये कोर सॉलिड पर मुश्तमिल था और ये बहुत गर्म था अभी। दूसरा इसके गिर्द ये वाटर था, एक्वस मीडियम, पानी, लेकिन ये गर्म पानी था, उबलता हुआ पानी। यानी जमीन के दो हिस्से हैं, खुश्की का कोई नाम निशान नहीं है। सेंटर इसका सॉलिड मटेरियल्स पर मुश्तमिल है जो गर्म है और इसके इर्द गिर्द उबलता हुआ पानी है। इस जमीन में ये ठंडक का जो प्रोसेस है बहुत स्लो भी रहा है। इस दौरान क्या हो रहा था, सन से तरह तरह की लाइट्स आ रही थी इसमें, उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी थी। उन अल्ट्रा वायलेट रेज ने क्या किया है, एक जुमला में भूल गया वो इधर ऐड करता हूं। जब पानी गर्म होता है तो उबल के गैस भी बनता है ना, तो इसका मतलब यहाँ गैसेस का भी एक सर्कल बना हुआ था इसके लिए। इन गैसेस में दो अंदाजे हैं, कंफर्म नहीं है। हेल्डेन और ओप्रेन नाम के दो साइंसदानों ने ये थ्योरी पेश की थी और उसके कुछ एविडेंसेस भी दिए थे और इन्होंने कहा था कि इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, अमोनिया भी थी और इस तरह की कुछ गैसेस थी, अलबत्ता ऑक्सीजन नहीं थी। अल्ट्रावायलेट ने इन गैसों में रिएक्शंस करवाए। रिएक्शन के नतीजे में ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील होकर हवा में नहीं रह सके तो वो ड्रॉप होकर इस
गर्म उबलते हुए समंदर में गिरते रहे। ये भी करोड़ों साल तक ये होता रहा और इसके नतीजे में इन्होंने कहा कि ये समंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स का एक सूप बन गया, सूप की शक्ल इख्तियार कर गया। और ये मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, इनमें हो सकता है न्यूक्लिक एसिड्स भी बने हों कुछ, और इसमें कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी बने हों। इन मॉलिक्यूल से फिर शीट्स बनी, पॉलीमर्स बने इनके, और इन शीट से बड़े प्रोसेस के बाद, तफसीलात बताई है मैं सब वो नहीं बता सकता, बड़े प्रोसेस के बाद एक सिंपल इंटाइटी वजूद में आई जिसको आज हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इनका ख्याल था कि दुनिया 4.5 बिलियन साल पहले बनी थी, उसके तकरीबन 1 अरब के लगभग या कम से कम 80 करोड़ साल बाद, यानी 3.7 मिलियन ईयर्स एगो ये पहली लाइफ अपीयर हुई। मिलियन नहीं है, बिलियन ईयर है, सॉरी। दुनिया कब वजूद में आई है? 4.5 अरब साल पहले। उसके बाद आज से 3.7 अरब साल पहले इस दुनिया पर सादा तरीन शक्ल में लाइफ वजूद में आई, जिनको हमने कहा ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। तो पहले जानदार जो दुनिया में वजूद में आए ये कौन से थे? बैक्टीरिया, और ये प्रोकैरियोटिक थे। अब इस पर फिर साइंसदानों में इख्तलाफ है, किसी ने कहा आर्किया पहले आए, किसी ने कहा यू बैक्टीरिया पहले आए हैं। तो ये प्रूफ करने की जंग या जद्दोजहद अभी भी जारी है, लेकिन बहरहाल सब इस बात पर एग्री जरूर हैं कि पहला जानदार जो भी था वो प्रोकैरियोटिक था। और प्रोकैरियोटिक सेल को आप देखते हैं तो उसमें ना कोई ऑर्गेनेल है ना न्यूक्लियस है, अगर ले दे के कोई ऑर्गेनेल है तो राइबोसोम है, बस। तो अब ये जो बैक्टीरिया शुरू में वजूद में आया, कब आया है? 3.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी आज से 3 अरब 70 करोड़ साल पहले, या अर्थ के वजूद में आने के तकरीबन 80 करोड़ साल बाद लाइफ वजूद में आई। और कैसे आई उसकी एक झलक मैंने दिखाई। फिर लाइफ वजूद में आने के बाद प्रोसेस रुका नहीं, सिलसिला जारी है। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे, पहले जानदार, वो कैसे थे? ये थे हेटेरोट्रॉफ, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे। एनएरोबिक थे, एनएरोबिक होना मजबूरी थी कि ऑक्सीजन तो थी नहीं, और हेटेरोट्रॉफ इन्होंने अभी सीखा नहीं था, तो वहां जो मॉलिक्यूल दस्तयाब थे ऑर्गेनिक, उन्हीं को खाते थे। अब आप दो पहलू पर नजर रखें। बैक्टीरिया के बनने का अमल जारी है, और जो मटेरियल ये खा रहे हैं, तो जब तादाद बढ़ेगी तो मटेरियल कम पड़ेगा ना। तो मजबूरी ऐसी आई कि ये हेटेरोट्रॉफ से एक ग्रुप ऑटोट्रॉफ बना। आज हम बआसानी कह सकते हैं, लेकिन शुरू के लोग ये नहीं कह सकते। ये अपनी मर्जी से फैसला करके नहीं बना है। इसने ये नहीं सोचा है कि चलो यार इधर खत्म हो गया तो खुद बनाते हैं खुराक, ऐसा नहीं हुआ। म्यूटेशंस ने ऐसा किया है। म्यूटेशन नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। जो पॉजिटिव म्यूटेशंस थी, उसके नतीजे में कुछ बैक्टीरिया ऐसे वजूद में आए जो ऑटोट्रॉफ बने। ऑटोट्रॉफ ने क्या किया? उस पानी में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया एंजाइम की मदद से। तो नतीजा क्या निकला? ग्लूकोज वजूद में आया, C6H12O6, और साथ में सल्फर प्रोड्यूस हो गया। वक्त गुजरा और H2S की कमी होने लगी। अब बैक्टीरिया की दो अकसाम है, हेटेरोट्रॉफ भी हैं, ऑटोट्रॉफ भी हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक है। इसको नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कम होने लगा, तो बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफ का ही एक ग्रुप इस काबिल हो गया कि उसने क्या किया? H2S के बजाय H2O को यूज करना शुरू किया। इनके बारे में ख्याल है कि ये शायद साइनोबैक्टीरिया थे जो आज भी है, और इसके नतीजे में क्या बना? ग्लूकोज फिर बन गया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। पहली दफा ऑक्सीजन वजूद में आया। इसको केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वजूद में आने के बाद बड़ी तब्दीलियां आई।
एक तब्दीली खुद जानदारों में आई। कैसी? जो आज तक एनारोबिक थे वो एरोबिक भी होने लगे, क्योंकि आपके इल्म में है एनारोबिक तरीके से जब इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं, लेकिन एरोबिक तरीके से ऑक्सीजन यूज करके जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो 36 एटीपी बनते हैं। इसका मतलब इसको यूज करने की वजह से ग्लूकोज के इस्तेमाल में कमी आ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई उसकी। तो एक वाकया तो ये हुआ कि ऑक्सीजन के वजूद में आने से एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस मुमकिन हुआ। दूसरी तरफ हमें मालूम है जब ऑक्सीजन जमीन की सतह पर 1% से बढ़ गई इसकी कंसंट्रेशन, तो ये O ने क्या किया, रिएक्शन करके O3 की शक्ल इख्तियार करनी शुरू किया। O3 क्या होती है? ओजोन। और ओजोन ऑक्सीजन से हल्की होने की वजह से या भारी या कुछ भी वजह थी, गैस तो थी, इसने क्या किया, जूं जूं ये वजूद में आती गई इसने दुनिया को कवर करना शुरू किया और बहुत अरसे के बाद पूरी दुनिया के ऊपर ओजोन की एक तह चढ़ गई। अब इस ओजोन की तह चढ़ने से एक नया वाकया जन्म ले रहा है। वो क्या हो रहा है? जो ऊपर सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही थी उनको इसने वापस किया। जब अल्ट्रा वायलेट रेज वापस हुई तो जमीन पर जो गैसों के रिएक्शन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे थे वो रुक गया, यानी बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया बनने का अमल रुक गया, क्योंकि इनकी वजह से रिएक्शन होकर नए बैक्टीरिया बन रहे थे। अलबत्ता इस वक्त तक बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की सलाहियत आ चुकी थी। तो पहले बैक्टीरिया कैसे बन रहे थे? रिएक्शंस की वजह से। अब कैसे बन रहे हैं? रिप्रोड्यूस होकर अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और म्यूटेशंस के नतीजे में हेटेरोट्रॉफ एनारोबिक से हेटेरोट्रॉफ एरोबिक भी हो गए, ऑटोट्रॉफ एनारोबिक भी हो गए, ऑटोट्रॉफ एरोबिक भी हो गए। तो तकरीबन 4 तरह के बैक्टीरिया वजूद में आए और कहा यह जाता है कि तकरीबन 1.25 अरब साल या 1 अरब 25 करोड़ साल तक दुनिया में सिर्फ ये बैक्टीरिया थे। फिर इन बैक्टीरिया से या प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ का सफर शुरू हुआ और यूकैरियोट की तरफ जो सफर है उससे रिलेटेड 2 थ्योरीज हैं। एक को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है, दूसरे को मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी कहते हैं। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी बहुत सारे साइंसदानों ने मिलकर प्रपोज की है, जबकि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी लिन मार्गुलिस ने पेश की। लिन मार्गुलिस, ये मैं आपको शायद पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ये वाहिद खातून जोलॉजिस्ट थी जिसका जो रिसर्च लेवल था बहुत वर्ल्ड फेमस हुआ है। एक तो इसने जो क्लासिफिकेशन, जदीद क्लासिफिकेशन, उसके उसूल मुरतब किए हैं, दूसरा प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे वजूद में आए हैं उसकी एक थ्योरी पेश की है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये थ्योरी है, अभी ये फाइनल नहीं है।